नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार ने सत्ता के 100 दिन पूरे कर लिए हैं, आप जानते हैं, लेकिन हाल ऐसा है कि न मोदी और न उनकी सरकार इन 100 दिनों का कोई जश्न मना पा रही है। मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात में थे और वहां से दावे कर रहे थे कि 100 दिनों में सबके लिए विकास का खूब काम हुआ है और इसके साथ ही कांग्रेस को कोसने की रस्म अदायगी भी नरेंद्र मोदी ने पूरी की उसी गुजरात से। वहीं मोदी के बाद बीजेपी में नंबर 2 पर आने वाले अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दोनों आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, इसे बढ़ाने का आरोप आज अमित शाह लगा रहे थे। तो दोस्तों, मोदी और शाह के अलग अलग राज्यों में दिए गए बयानों से साबित होता है कि सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाने की जगह हुआ जनता को अब भी यही बताने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस के वक्त में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बीजेपी भले अपने 100 दिनों की बात जनता के बीच जाकर नहीं करे, लेकिन कांग्रेस ने आज बताया है कि सरकार के 100 दिन में देश को क्या कुछ भुगतना पड़ा है। सबसे पहले आइए इस वीडियो को दिखाता हूं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सुनिए, समझिए क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ यहां बताया जा रहा है। 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है अभी से मेरे पास क्लियर है। नरेंद्र मोदी के 100 दिन में 38 रेल हादसे हुए, इनमें 21 लोगों की मौत हो गई, 26 आतंकी हमले हुए, 21 जवान शहीद हो गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, दलितों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, पेपर लीक कर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी बढ़ी, रुपए में गिरावट आई, दूध, दाल, सब्जी, गैस सब महंगा हो गया, टोल टैक्स बढ़ाया, भ्रष्टाचार के कारण पुल, सड़क मूर्तियां, एयरपोर्ट की छत सब टूट गई। ये है नरेंद्र मोदी के 100 दिन का छोटा सा रिपोर्ट कार्ड। और इस रिपोर्ट कार्ड को कांग्रेस ने जारी किया। तो कांग्रेस ने छोटे से वीडियो में मोदी सरकार के 100 दिन का कच्चा चिट्ठा पेश कर दिया है। इधर बीजेपी के नेता और एनडीए के घटक दलों के नेता भी अब अपनी पार्टी की पोल खोलने में लगे हुए हैं। कल आपने देखा कि बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी कहा था और आज शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीभ काटने पर 11 लाख के इनाम की घोषणा कर दी है। गायकवाड़ का आरोप है कि राहुल ने अमेरिका जाकर आरक्षण के मसले पर यानी आरक्षण खत्म करने का बयान दिया था। हालांकि यह बात सरासर झूठी है, क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल ने राहुल गांधी के वीडियो को काट छांट कर पेश किया था। जाहिर है कि बीजेपी ने अपने ही साथी दल के विधायक को झूठी खबर में उलझा दिया है। लेकिन चिंता की बात यह है दोस्तों कि देश में नेता प्रतिपक्ष पर इस तरह हमलों की बात लगातार क्यों हो रही है और किसके कहने पर हो रही है। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने इस बारे में जो कुछ कहा है, आइए पहले उसको सुनते हैं। सुप्रिया श्रीनेत यहां पर इसी मसले पे कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं, इस हिंसा पर वरद हस्त किसका है? ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं? असल आतंकी ये है, इनकी जगह जेल में है, ये जेल कब जाएंगे? और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संरक्षण नहीं है तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बातें कर ले? आपने एक आदमी का नाम लिया, वो और भौंके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी। पंजाब ने आपको पैदल कर दिया, अभी भी आप अपना पाठ नहीं पढ़े हैं। जिसकी राजनीति राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर चमकी, जब वो इस तरह की बातें करता है तो शर्म आती है। लेकिन असलियत यह भी है कि जब आप कांग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पार्टी की तरह चिल्लाएंगे, इस तरह के बेतुके बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं इस मंच से कहती हूं, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है आपका संरक्षण प्राप्त है।
इस देश में लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप लगातार इन चीजों को होने दे रहे हैं तो यह आपके इशारे पर चीजें हो रही हैं और कही जा रही हैं। राहुल गांधी को इन चीजों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी अपना काम बेखौफ होकर कर रहे हैं। राहुल गांधी को इन सब चीजों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और राहुल गांधी बेखौफ अपना काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो बातें आज कही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आप सुन रहे थे। कांग्रेस ने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर इसका आरोप लगाया है और वो आप लगातार देख रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का जिक्र भी कर रही थी सुप्रिया श्रीनेत यहां पे, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ ने जो कुछ कहा है कि राहुल गांधी की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम। यह सब चल क्या रहा आखिर? दरअसल जिस तरह लगातार राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, उसमें बीजेपी की बदनीयत खुलकर सामने आ गई है और मोदी और शाह की चुप्पी इन आरोपों को और बल देती है। वैसे राहुल आज देश वापस लौट आए हैं और उम्मीद है कि उनके आने से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में का जो चुनाव है उसके प्रचार में और तेजी आएगी। राहुल गांधी की यह तस्वीर आप देखिए जब लौटकर राहुल गांधी आए हैं अमेरिका से। वैसे जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तिहाद पार्टी ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ गठबंधन का जो ऐलान किया है, उसमें बीजेपी का नया खेल सामने आ गया है। माना जा रहा है कि यह गठबंधन पीडीपी और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। बीजेपी ने घाटी में यानी कश्मीर घाटी जो है उसमें केवल 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दूं कि उधर 47 सीटें हैं घाटी में और 43 यानी 43 सीटें हैं जम्मू में। 43 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार यानी जम्मू रीजन में उतारे हैं, लेकिन कश्मीर रीजन के जो 47 सीटें हैं उसमें से मात्र 19 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और ऐसे में निर्दलियों के भरोसे बीजेपी सत्ता में आने का रास्ता बना रही है। वैसे जम्मू कश्मीर में बीजेपी जिस तरह का खेल कर रही है उससे उसकी कमजोरी जाहिर हो रही है दोस्तों। वहीं हरियाणा में भी आसार अच्छे नहीं हैं। अपने बेटे भव्य के प्रचार में उतरे कुलदीप बिश्नोई का विरोध, सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा का नाम वापस लेना और अनिल विज का सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करना, यह सब बता रहा है कि बीजेपी कमजोर हो चुकी है और अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। इधर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का फैसला तो हो ही चुका है, आप सब जान चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी नए सीएम के चेहरे पर भी फैसला ले चुकी है, जिसका खुलासा जल्द हो जाएगा। लेकिन इन सब में बीजेपी जिस तरह घिर चुकी है उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और यह हम लगातार देख रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल एक अलग सियासी चाल कह लें वो चल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी का लौटकर आना अमेरिका से और उसके बाद अब इस हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो कुछ होने जा रहा है उस पर इसका जबरदस्त असर पड़ने वाला है, ये भी आप समझिए। और तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर में तो आज पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म ही हो गया है और 18 तारीख को पहले फेज का चुनाव है और दक्षिणी कश्मीर में चुनाव होने हैं ये पहले फेज में। और इसके बाद फिर घाटी का जो श्रीनगर और ये आसपास का एरिया है उसमें 25 तारीख को चुनाव होंगे और उसके बाद जम्मू रीजन में जो चुनाव होना है वो 1 अक्टूबर को होना है। तो आज से और कहें तो परसों 18 तारीख से चुनाव में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कश्मीर में उधर। लेकिन इधर हरियाणा में जो हो रहा है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। 100 दिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के, लेकिन नरेंद्र मोदी जश्न की जगह बीजेपी अपने जश्न की बात न करके कांग्रेस को कोस क्यों रही है क्या? और इसके अलावा एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात कि उधर बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंदर खाने बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो क्या, आइए आज चर्चा यही करेंगे कि क्या 100 दिनों में मोदी की कमजोरी देश के सामने आ गई है? ऐसे में क्या बीजेपी बचा पाएगी अपनी सत्ता? एक बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी? क्या नरेंद्र मोदी को अब चुनाव प्रचार करने से डर लगने लगा है? इसीलिए नरेंद्र मोदी एक लंबे अंतराल के बाद पहुंचे थे डोडा जम्मू के एरिया में और उसके बाद पहुंचे थे कुरुक्षेत्र हरियाणा में और वहां पर जो खाली कुर्सियां थी, लोग कम थे,
उसके क्या कारण हैं? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी बचा पाएगी अपनी सत्ता? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। शकील अख्तर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, राहुल गांधी लौट आए हैं और इधर राहुल गांधी को धमकियों पे धमकियां मिल रही हैं, क्या चल क्या रहा है? आखिर राहुल गांधी क्या लेके आते हैं कि उनका यहां बिना मतलब प्रचार होने लगता है? शकील जी। देखिए राजीव जी, ये बहुत खतरनाक स्थिति है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। उनकी एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई है और पहले बिट्टू ने कहा कि वही, मरवाह ने कहा, पहले जो बीजेपी का नेता है उसने कहा कि वही परिणाम होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ है। राहुल गांधी को खुली धमकी देते हुए, और साथ में मारवाह जो बीजेपी का नेता है उसने ऑन भी किया कि हां, इंदिरा गांधी को हमने ही मारा था। यह कहना कि इंदिरा गांधी जैसा ही परिणाम होगा उस हत्या को ऑन करने के बराबर है जी। उसके बाद बिट्टू ने कहा उन्हें, और इसके बाद ये शिंदे ग्रुप के नेता ने। ये कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं कह रहे, ये पूरी एक श्रृंखला है जो राहुल के खिलाफ माहौल सोशल मीडिया में, मेन मीडिया में बीजेपी के नेताओं द्वारा बनाया जा रहा है। और कहना नहीं चाहिए मगर दुर्भाग्य से ये याद दिला रहा है 1947 के उस माहौल की जो महात्मा गांधी की हत्या के पहले बनाया गया था। देखिए, उस वक्त सरदार पटेल ने, जब गुरु गोलवलकर उनको लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे और कह रहे थे कि इसमें आरएसएस का हाथ नहीं है, तो सरदार पटेल ने उन्हें चिट्ठी लिख के कहा था कि गांधी की हत्या इसी विषैले माहौल की उपज है, इसी विषैले माहौल की वजह से गांधी की हत्या हुई है। हम ये आपको किताबें दिखा रहे हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें सारा रिकॉर्ड है ये पूरा का पूरा, जिनमें और भी बहुत सारी किताबें हैं, आप देख सकते हैं इनमें। तो इसमें जो है साफ साफ कहा जा रहा है सरदार पटेल के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं, भारत के गृह मंत्री, और जिसे ये सबसे ज्यादा ऑन करते हैं बीजेपी वाले, उन्होंने कहा है इस बात को कि हिंदुओं में जोश पैदा करना और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करने के लिए आवश्यक न था कि वह जहर फैले। उस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहना पड़ी और जनता उनके खिलाफ हो गई। उनकी मृत्यु पर, ये सरदार पटेल लिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, हम दिखा देते हैं, सरदार पटेल का पत्र है, इसका पूरा रिकॉर्ड है ये सारा का सारा। सरदार पटेल लिख रहे हैं, उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया तथा मिठाई बांटी, उससे यह विरोध और बढ़ गया। हम लोगों को आशा थी कि इतने वक्त के बाद सोच विचार करके आरएसएस वाले सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, परंतु मेरे पास ये रिपोर्ट्स आती हैं, उनसे यही विदित होता है कि पुरानी कार्रवाइयों को नई जान देने का प्रयत्न किया जा रहा है। आपका वल्लभ भाई पटेल, वंदे मातरम। सरदार पटेल हिंदुस्तान के गृह मंत्री लिख रहे हैं गुरु गोलवलकर। ये 11 अगस्त को गुरु गोलवलकर ने पत्र लिखा था और 19 सितंबर 48 को सरदार पटेल ने इसका जवाब दिया। ऐसे बहुत सारे पत्र हैं हमारे पास, ऐसे रिकॉर्ड है हमारे पास, बहुत सारे रिकॉर्ड है। तो ये माहौल बनाया गया था जिसका नतीजा आखिर में गांधी की हत्या के रूप में हुआ, और सरदार पटेल ने कहा था एक महान हिंदू की हत्या के रूप में हुआ। आज क्या हो रहा है? बिट्टू, मारवा, शिंदे का नेता, ये सब क्या कर रहे हैं? राहुल के खिलाफ इतना जहर फैला रहे हैं। आपको याद होगा लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर जो उनका भाषण था, और जब उन्होंने कहा था कि ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं, तो उसको इस तरह पेश किया कि हिंदू जो है वो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि वो रिकॉर्ड था पूरा का पूरा ना लोकसभा के अंदर जी। और राहुल ने उसका फौरन खड़े होकर कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हो, आरएसएस और बीजेपी है हिंदू विरोधी जी।
हिंदू नहीं है आतंकवाद के या हिंसा के समर्थक, आप लोग हो, तो वो नहीं चल पाया। मगर फिर से उसी कुचक्र को चलाया जा रहा है। ये देखने का काम किसका है? देश की सरकार का। वो देखे इसको। अभी हमने जिक्र किया महात्मा गांधी की हत्या का, राजीव गांधी की हत्या भी ऐसे ही हुई थी। राजीव गांधी की हत्या के पहले भी उनकी जो सुरक्षा है वो वापस ले ली गई थी, वीपी सिंह की सरकार थी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं ये राजनीति में इनकी कोई जगह नहीं होना चाहिए, न कोई जगह है। तो राहुल गांधी जो है वो जिस हिम्मत से काम कर रहे हैं, जिस बेबाकी से काम कर रहे हैं, वो तो अपने आप में एक अलग बात है। उसका जनता पे असर हो रहा है और राहुल को कोई डरा नहीं सकता। ये देश ने इतने सालों में अच्छी तरह देख लिया। जब वो हाथरस जा रहे थे तो उन्हें धक्का मार के सड़क पे गिराया गया। राहुल को सड़क पे गिराया गया था धक्का मार के, और पहली बार में उन्हें हाथरस जाने ही नहीं दिया था। सेकंड टाइम की कोशिश में वो हाथरस जा पाए थे। तो राहुल के साथ ये सब बहुत हुआ है। लेकिन अभी जो राहुल ने कहा था, आपको याद होगा, आप ही बता रहे थे कि राहुल ने कहा था कि ईडी फिर पहुंचाई जा सकती है मेरे पास। जब राहुल ने कह दिया तो थोड़ा शांत हो गए। मगर अब जो है एक के बाद एक बड़े नेता, ये सारे के सारे, बिट्टू तो मंत्री है, मारवा बीजेपी का नेता है, बिट्टू बीजेपी का नेता है, और तीसरा जो शिंदे का नेता है वो शिंदे इनकी सरकार में शामिल है महाराष्ट्र में, गायकवाड़ जी। ये क्या भाषा बोल रहे हैं ये लोग? क्या बोल रहे हैं ये लोग? देश के विपक्ष के नेता के लिए इतनी उकसाने वाली भाषा। और अभी तक सरकार की तरफ से न कोई बयान आया है, न कोई कार्रवाई हुई है। सबसे पहले तो मारवा ने कहा था, बीजेपी के नेता ने, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। फिर बिट्टू, फिर गायकवाड़, शिंदे का नेता, एकनाथ शिंदे की पार्टी का नेता। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ वो बात अपने आप में बिल्कुल सही है कि राहुल पे इन सब चीजों का कोई असर नहीं होगा, देश की जनता पे इन सब चीजों का कोई असर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में आज जो अमित शाह जी बोल रहे थे तो लोग हंस रहे थे। 10 साल से जम्मू कश्मीर में केंद्र की सरकार भी है और राज्य में भी इनकी सरकार है। 2005 में मुफ्ती साहब के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में 10 साल से। और मजेदार बात ये, हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार है 10 साल से। इन दोनों राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। और अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि पाताल से गहरे दफना दिया जाएगा आतंकवाद को। 10 साल में नहीं करा आपने। पहले कहा कि नोटबंदी से हो जाएगा, फिर कहा 370 हटाने से हो जाएगा, और वहां पे ऑफिसर मारे गए। बड़ी दुख की बात। सैनिक के मारा जाना भी दुखद होता है, लेकिन सैनिक के साथ आर्मी के ऑफिसर वहां पे पिछले 100 दिन के अंदर लगातार मारे गए, लगातार हमले हो रहे हैं। आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहीं नहीं है। आप पठानकोट के अंदर आईएसआई को जांच करने के लिए बुलाते हैं। तो ये सारी स्थितियां बहुत गंभीर है और जनता इनका निश्चित ही रूप से जवाब देगी। अभी आप देखेंगे कि हरियाणा में जो हो रहा है कि हरियाणा में कांडा के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार को, कांडा इंपॉर्टेंट है, गोपाल कांडा, और बीजेपी के उम्मीदवार को हटा लिया गया, उसने विड्रॉ कर लिया। सनाका खिंच गया वहां पे कि होता यह है कि छोटी पार्टी का उम्मीदवार हट जाए, निर्दलीय उम्मीदवार हट जाए, बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी, इसको कहते हैं सबसे ज्यादा सदस्य हमारे और डबल इंजन की सरकार है और वगैरह वगैरह, उसके कैंडिडेट ने आज विड्रॉ कर लिया। तो ये मजेदार चीजें हो रही हैं। बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी जो है बहुत घबराई हुई है, और इसीलिए ये सारा का सारा जो है राहुल गांधी की तरफ इन चीजों को डाइवर्ट किया जा रहा है, माहौल को उग्र बनाया जा रहा है। लेकिन इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। ये बीजेपी को और खास तौर से सरकार को, पार्टी के तौर पे बीजेपी को और सरकार को सोचना चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत गंभीर ये चिंता की बात है जब एक नहीं बल्कि तीन वो भी वरिष्ठ नेता को, एक तो केंद्रीय मंत्री का पोर्टफोलियो भी धारण करते हैं, वो अगर सीधे राहुल गांधी की जान और वो जान लेने या मारने की धमकी देते हो तो छोटी मोटी बात नहीं है। एक तो राहुल गांधी की जीभ काट के ले आइए, 11 लाख रुपए देंगे, ये कह रहे हैं। दूसरे जो हैं वो कह रहे हैं इंदिरा गांधी का हश्र कर देंगे हम। तीसरे कह रहे हैं कि ये आतंकी है, आतंकी नंबर 1 है, इसको देश से निकाल देना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए।
इसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए, ये सारी बातें। प्रशांत टंडन जी, जरा पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां छेड़ दी है शकील अख्तर जी ने। और उसके अलावा 100 दिन में जो 100 दिन हुए हैं नरेंद्र मोदी के, उस पर भी हम आएंगे, और आएंगे हम जम्मू कश्मीर पे भी, वहाँ जो कुछ चल रहा है, क्योंकि वहाँ भी एक अलग खेल चल रहा है, वो भी समझने की ज़रूरत है। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए इसको? जो बहुत राहुल गांधी के ऊपर और नेता प्रतिपक्ष सीधे जान से मारने की धमकी, और सरकार चुप है। नहीं, सरकार चुप नहीं राजीव जी। सरकार जैसा सुप्रिया सिंह कह रही है, वो चुप नहीं है, वहीं से हो रहा है ये जो पूरा ये 3 लोगों के बयान है, ये एकदम योजनाबद्ध तरीके से है। सरकार हरकत में अगर होती, सरकार खामोश नहीं होती, तो इन पर कार्रवाई होती। लेकिन राजीव जी, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही इसका प्रमाण है कि इसके पीछे तार मिले हुए हैं। और क्यों है ये नया प्रोजेक्ट है, वो क्यों इसका रीजन मैं बताता हूं। लेकिन उसके पहले देखिए, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये लगातार लोग क्यों बोल रहे हैं। 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, राहुल गांधी का कास्ट सेंसस और 50% सीलिंग हटाने की बात, और दूसरा है राहुल गांधी के तमाम इंगेजमेंट, कभी किसानों के साथ, कभी टैक्सी वाले के साथ, कभी भारत जोड़ो यात्रा जैसी कुछ चीज, बहुत सारे इंगेजमेंट आप भी दिखाते लगातार। ये है, इन तीनों चीजों से गुजराती कंपनी परेशान है। नरेंद्र मोदी, पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी, इन तीनों चीजों से परेशान है। इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना चाहते हैं। कास्ट सेंसस वो कराना नहीं चाहते, 50% सीलिंग से ऊपर वो देना नहीं चाहते, साथ में वो ये भी नहीं चाहते कि ये नैरेटिव आगे बढ़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि धीमे धीमे इसका असर हो रहा है। और वो असर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखिए कि राजकुमार सैनी ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया कांग्रेस के पक्ष में। तो तमाम इस तरीके के प्रमाण है। या मान लीजिए कि कंबोज, जो ओबीसी मोर्चा के हरियाणा में अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। वो ऐसे ही नहीं आ गए, उनको ग्राउंड से दिखाई दे रहा है कि इस वक्त कांग्रेस में जाना मुनासिब है अगर ओबीसी की पॉलिटिक्स करनी है। ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ये नया राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बहुत साफ है। 2 मकसद हैं इसके। इस तरीके के बयान दिलवाकर एक लिंच मॉब तैयार किया जाए राहुल गांधी के खिलाफ, कि राहुल गांधी जब पब्लिक में निकले तो कोई ना कोई राहुल गांधी के ऊपर हमला हो जाए, कोई ना कोई इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर, कोई व्यक्ति जो इन सब बातों से प्रभावित हो जाए, भावना में आकर कुछ कर दे। एक तो ये मकसद है, वही बिल्कुल जैसा महात्मा गांधी की हत्या के पहले जो शकील जी बता रहे थे वो। और दूसरा मकसद ये है कि इस तरीके के बयान दिलवाकर, और अगर कोई छोटी मोटी वारदात हो जाती है इन बयानों की वजह से, तब राहुल गांधी की सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाएगा। और सिक्योरिटी को रिव्यू करके राहुल गांधी के वो सारे एंगेजमेंट पे सरकार का अंकुश हो जाएगा कि नहीं, इससे नहीं मिलेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, यहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। तो राहुल गांधी का पब्लिक एंगेजमेंट इनको कम करना है। और राहुल गांधी का जो कास्ट सेंसस का नैरेशन है, जो 50% सीलिंग का नैरेटिव है, उससे परेशान है। राहुल गांधी को खामोश करना चाहते हैं बिना वादा पूरा किए। ये सीधा सीधा सा मतलब है। इनमें कहीं की पुलिस, और आप देख लीजिएगा कि ये इस तरीके की धमकियां सिर्फ उन्हीं राज्यों से आएंगी जहां बीजेपी की सरकार है, जहां इनकी पुलिस है।
लेकिन प्रशांत जी एक सवाल यहाँ है कि ठीक है, अपने लोगों से ऐसे बयान दिलवा कर आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर एक पहरेदारी करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि राहुल गांधी जो जब चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, कभी रामचैत के पास रुक जाते हैं, तो कभी एक नाई की दुकान पे चले जाते हैं सैलून में, तो कभी किसी और के पास चले जाते हैं, ये सब पर पाबंदी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी के खिलाफ आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए जो मैसेज पहुंचा रहे हैं, जो एक नफरत उनके खिलाफ आप जहर बो रहे हैं, वो तो धीरे धीरे देश में फैल रहा है ना। तीन आदमी बयान देते हैं और ये तीनों जो हैं ये उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हैं, और इनके फॉलोअर्स भी हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के फॉलोअर्स हैं, जो राहुल गांधी के खिलाफ एक कह रहा है कि 11 लाख रुपए देंगे, ये उनके जीभ काट के ले आओ। एक कहता है इधर कि ये इसको आतंकी नंबर 1 घोषित कर दो। एक कहता है इंदिरा गांधी की यानी दादी का जो हश्र किया वही इसका भी हश्र करूंगा। तो ये तो नफरत फैला रहे हैं ना आप। और जब आप नफरत का जहर बो रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज में ऐसे नफरती तत्व तो उगेंगे, पैदा होंगे। जैसा महात्मा गांधी के बारे में अभी पढ़ करके शकील अख्तर जी बता रहे थे, चिट्ठी इनकी सरदार पटेल की। चौथा किरदार है नफरती मीडिया हिंदू मुसलमान वाला। ये भी राहुल गांधी के खिलाफ दिन रात जहर उगलता है। आप देखिए कि एक पत्रकार जिसने अमेरिका में ये कहा कि सैम पिट्रोडा से सवाल पूछा तो उसके साथ मारपीट हो गई, उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, डेटा और उसका उड़ा दिया गया। वो पत्रकार महोदय लगातार ट्वीट के साथ 7 सितंबर की घटना ही है, उसके बाद राहुल गांधी के लगातार इवेंट को वो कवर कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अपना हादसा उन्होंने ट्वीट नहीं किया। हादसे के 6 दिन बाद वो स्टोरी करते हैं और ये हिंदू मुसलमान वाला मीडिया उसको उठाता है। तो सवाल ये है कि ये मीडिया भी यही काम कर रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ नफरत समाज में घोलने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल ऊपर से आया हुआ तयशुदा प्रोजेक्ट है कि समाज में राहुल गांधी के खिलाफ नफरत पैदा करो, ताकि कोई ना कोई सिरफिरा, कोई ना कोई भावना में बहकर कोई व्यक्ति कोई औनी पौनी हरकत कर डाले। ये लिंच मॉब को प्रोवोक कर रहे हैं। और दूसरा उसका उद्देश्य ये है कि राहुल गांधी की अगर ऐसा कुछ हो जाता है, 2-4 लोगों के बयान और दिलवाए जाते हैं, समाज में उथल पुथल मचेगी, राहुल गांधी के लिए धमकियां आएंगी, तब उनकी सिक्योरिटी का रिव्यू होगा और सिक्योरिटी का रिव्यू करके उनको उनके जो पब्लिक इंगेजमेंट है उसमें रोक टोक लगाएंगे। इन 3 चीजों से नरेंद्र मोदी बहुत डरे हुए हैं। 50% रिजर्वेशन की सीलिंग हटाने के मामले से, जातिवाद जनगणना के मामले से और राहुल गांधी के इंगेजमेंट के तरीके से। इन 3 चीजों का नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। उसका जवाब ढूंढने के लिए नया प्रोजेक्ट लाया गया है। अब ये डिपेंड करता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसको काउंटर कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है कि उनको अपनी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी में बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो ये एक आपके सामने बिल्कुल तयशुदा प्रोजेक्ट आ रहा है और ये बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है। ये केवल पिछले प्रोजेक्ट की तरह नहीं है कि वो बदनाम कर दिया, कोई नाम दे दिया। ये प्रोजेक्ट तो राहुल गांधी की जान माल और उनके पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है जी। तो ये बहुत डेंजरस है और इसमें कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को इसमें सामने आना चाहिए, क्योंकि आज अगर राहुल गांधी के साथ हो रहा है तो कल को कोई भी इस रास्ते पर चलेगा उसके खिलाफ होगा। तो एक बहुत आपराधिक मानसिकता से बनाया गया ये प्रोजेक्ट है राजीव जी। इसमें लेकिन शकील जी के पास एक बार जल्दी से आना चाहता हूं। शकील जी, जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी की धारा 506 उसके तहत यह है कि अगर कोई आपको जान से मारने की धमकी देता हो, उसमें भी जान से यानी हत्या करने की धमकी देता हो, तो 7 साल की सजा है। इसमें 2 साल से 7 साल की सजा है।
क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ किया? क्योंकि सीधा सीधा लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये सरकार का काम भी है और कांग्रेस पार्टी का भी काम है कि कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कराए जो सीधा सीधा जान से मारने की धमकी दे रहा है। और आप अभी बता रहे थे कि क्या हश्र हुआ, गांधी जी के साथ भी ऐसा ही किया जाता रहा, राजीव गांधी के साथ यही होता रहा, इंदिरा गांधी का भी हमने देखा है, और अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो ये सीधा सीधा 506 है, 506 आईपीसी। अब क्या कांग्रेस ने कुछ किया है? कोई जानकारी है, कोई एफआईआर कुछ? देखिए, कांग्रेस करेगी या नहीं करेगी वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये मामला सीधा सीधा मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। कांग्रेस एफआईआर कर भी दे तो उस एफआईआर पे कौन कार्रवाई करने वाला है? यानी कितनी एफआईआर कांग्रेस की तरफ से की गई हैं, दूसरे लोगों की तरफ से की गई है, लिंचिंग में की गई है। इस 10 साल में कितनी लिंचिंग हुई है? किसी एक मामले में भी किसी को सजा हुई? किसी एक मामले में भी? और उल्टे जब वो जेल से बेल लेके बाहर आते हैं, जमानत पर आते हैं, तो उनका स्वागत होता है। बिल्किस बानो के मामले में तो अदालत से साबित हो चुका है कि ये हत्यारे हैं, ये बलात्कारी हैं, सजा हो चुकी है उनको। वो आरोपी नहीं है, अब वो सजा याफ्ता है। और उनके आने के बाद उनको बेल हुई पहली बात, और फिर उनका स्वागत किया गया। सुबोध कुमार सिंह पुलिस इंस्पेक्टर, उसको मारा गया। उसके आदमी जो मारने वाले छूट के आए, जो आरोपी थे, उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। अभी जो है आर्यन मिश्रा को मारा गया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमान समझ के मार दिया था। देखिए, ये राहुल गांधी के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, दलित के खिलाफ, पिछले खिलाफ, सबके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत जो है माहौल बनाया जा रहा है। कोई भी मस्जिद नहीं दिख रही है, कह रहे अवैध है ये। कहीं नमाज पढ़ता हुआ आदमी दिखा, कहते क्या कर रहा है, बुर्खा, ये क्या हो रहा है। हर चीज के ऊपर सवाल, खाने पीने के ऊपर सवाल, ट्रेन में बैठने पर सवाल, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ट्रेन के अंदर पुलिस वाला नाम पूछ पूछ के 3 आदमियों को मार रहा है। सिंपल बैठ के यात्रा कर रहे हैं, पुलिस वाले ने पूछा आपका नाम फलाना, ढाएं, आपका नाम फलाना, ढाएं। तो ये सारी की सारी नफरत का असर है। यादवों के खिलाफ आप देख लीजिए, भी पूरा सोशल मीडिया बुरी तरह भरा पड़ा है। पत्रकार, जिम्मेदार लोग वो कह रहे हैं कि यादव तो बहुत सबर से जाती है, यादव को भी सीवे से निकालो, और यादवों ने ये किया, यादवों ने वो किया। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जो है हिम्मत के साथ खड़े हुए, दलितों के साथ भी ये। तो ये जो है पूरे देश में एक बहुत खतरनाक प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसके अंजाम से हमें लगता है इन्हें खुद नहीं मालूम कि क्या होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, ले जाएंगे। जी शकील जी, आता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात आप भी उठा रहे हैं और प्रशांत टंडन जी ने भी कही कि इसका साथ देता हुआ मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जिम्मेदार कोई बोल रहा है वो तो है ही। वो धमकी दे रहा है सीधा सीधा, खुले तौर पर, खुलेआम। आप अगर खुलेआम किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकी दे रहे हैं तो आप अपने देश के दूसरे नागरिकों के साथ क्या करते होंगे वो तो साफ समझ में आता है। बिट्टू जी महाराज हो या गायकवाड़ जी हो या मारवा हो, ये सब समझ में आता है। सुनील शुक्ला जी, मीडिया का रोल भी यहां बहुत महत्वपूर्ण होता है और जहर बोने में, जहर घोलने में मीडिया का बहुत बड़ा यहां पर रोल देखते आए हैं हम पिछले 10-12 सालों से। कैसे देखा जाए इसको? और आपसे भी समझना चाहता हूं कि जो कुछ चल रहा है इसमें देखिए नफरत, एक तरफ राहुल गांधी, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी के शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा में जब भाषण दे रहे थे तो आपने देख लिया, आजकल उनके भाषणों में नफरती तत्व इतना ज्यादा दिखाई देते हैं, शब्दों में वो नफरत जो है इतना ज्यादा प्रस्फुटित होता है, वो साफ यहां पर दिखता है एकदम, बिल्कुल इधर से उधर से उधर से सब तरफ से। कैसे देखा जाए, मतलब आखिर किस दिशा में जा रहा है देश? धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और प्रधानमंत्री जी के भाषणों में सकारात्मक शब्द कब दिखाई पड़े आपको? देशद्रोही, देश के दुश्मन, भ्रष्ट, इन्हीं शब्दों का प्रयोग विपक्ष के लिए करते रहे हैं। अभी उनका भाषण हुआ
कल झारखंड में क्या कहा उन्होंने कि कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम ये राज्य के दुश्मन है, इन्होंने केवल इस देश को, इस राज्य को नष्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि झारखंड राज्य की डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है घुसपैठियों की वजह से। अगर घुसपैठ हो रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए झारखंड की सरकार तो जिम्मेदार नहीं है। घुसपैठ कोई पड़ोसी राज्य तो होता नहीं है, दूसरे देशों से होता है। जो दूसरे देशों की सीमाएं होती है उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी कौन है, किसकी है? वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर रहा है, पिछली सरकारों ने केवल इस राज्य को लूटा है। तथ्य क्या है कि उस राज्य में अब तक जब से वो राज्य बना है झारखंड, अब तक 7 मुख्यमंत्री हुए हैं। उसमें से 5 मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ हैं। मधु कोड़ा साहब भी उसके साथ हो गए, जिनके ऊपर 4-4 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। तो कहने में तो कुछ संकोच इनको होता नहीं, बिना तथ्यों के जाने कोई बात कह देनी है। मगर जिस राज्य के शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को छोड़ के जितने मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, सब के सब तो बीजेपी के साथ हैं। और अगर पूर्ववर्ती सरकारें केवल राज्य को लूटी हैं तो लुटेरे आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको कहने में कोई संकोच नहीं है। दरअसल अब इन बातों का इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होना है। राहुल गांधी के ऊपर जो हमला है यह बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी, क्योंकि उस पार्टी के खिलाफ या इस वर्तमान सत्ता के खिलाफ इस देश में अगर कोई राजनीतिक माहौल बनाया है तो राहुल गांधी ने बनाया है। और वो राहुल गांधी किसी बात पे रुकने के लिए तैयार नहीं है। हमला किसके ऊपर होगा? इन हमलों से राहुल गांधी के ऊपर कोई नुकसान नहीं है। इन हमलों से भाजपा विरोधी राजनीतिक ताकतों का भी कोई नुकसान नहीं है। ये इससे कोई बल्कि मेरा अपना मानना है कि भाजपा विरोधी जो राजनीतिक ताकतें हैं और कंसोलिडेट होंगी। ये तथ्य है। मैं शकील जी से, प्रशांत जी से सहमत हूं कि राहुल गांधी के खिलाफ एक विषाक्त वातावरण बनाने की कोशिश है। तो केवल ऐसा नहीं कि जो 3 लोग बयान दे रहे हैं वही उसमें शामिल है। अगर आप तथ्यों से परे होकर के अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाकर के देश विरोधी बयान दिए और उसकी पुष्टि करने के लिए आपके पास कोई तथ्य नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि यूएस में बैठ करके राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में बैठ करके नेशनल प्रेस यूएस के में बैठ करके उन्होंने राष्ट्र विरोधी बयान दिए और देश का अपमान किया, तो निश्चित रूप से उस नेता के खिलाफ आप माहौल बनाते हैं। हम और आप सामान्य नागरिक के रूप में भी कभी किसी देशद्रोही को तो स्वीकार करते नहीं है, किसी गद्दार को तो हमने आपने स्वीकार किया नहीं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार निरूपित किया जाएगा कि यह व्यक्ति देश का गद्दार है, उन ताकतों के साथ मिला हुआ है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस नेता के खिलाफ, उस राजनीतिज्ञ के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ एक विपरीत माहौल, एक आक्रामक माहौल बनाना चाहते हैं। हालांकि कोशिश आपकी यही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो बन नहीं पा रहा है। अब जो बातें कही जाती हैं बीजेपी के द्वारा, उसके काउंटर में तमाम तरह की बातें सामने आ जाती हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या। राहुल गांधी को आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कितनी बातें कही गई। राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको पोस्ट कर दिया कि मैंने कहा क्या था। अब जो काट छाट करके चीजों को रखने की कोशिश थी वो चल नहीं पा रही है। राहुल गांधी के बारे में कहा कि उन्होंने सरदारों के बारे में, सिख समुदाय के बारे में आपत्तिजनक बातें कही, राहुल गांधी ने उसको भी सबके सामने रख दिया। यह अनायास नहीं होता। यह आप सोचिए ना कि आखिर बिट्टू क्यों बयान दे रहा है। अगर ये बात इतनी गंभीर थी और अगर राहुल गांधी ने कोई देशद्रोही बात कही है तो भारत सरकार उनको गिरफ्तार कर ले, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे, उनका जो डिप्लोमेटिक पास है तुरंत उसको रद्द करे और कहिए कि आप तुरंत वापस लौटिए वहां से। सरकार ने तो किया नहीं। तो क्या ये देश की जनता को समझ में नहीं आता कि कौन सा राजनीतिक बयान है और किस लिए बयान दिए जा रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी कर ले, सुरक्षा के नाम पर उनके लिए कुछ भी तैयारी कर दीजिए। आप कहीं किसी को जाने से नहीं रोक सकते हैं। किसी व्यक्ति को सुरक्षा के नाम पर आप नहीं रोक सकते कि आप यहां मत जाइए, वहां मत जाइए। वो कहेगा कि मैं जाऊंगा, तुम्हारी जो जरूरत है सुरक्षा व्यवस्था की, आप उसकी तैयारी करो,
ये बहुत सुविधाजनक स्थिति होती है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो कहता है कि हम जाएंगे, तुम सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो, हमको जाना है। राहुल गांधी उसी पे आमादा है कि हमको हर जगह जाना है, हमको उस किसी जगह जाना है जहां पे जाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है उसको कमजोर करना है। आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचा पाएगी? जो तरीका अपना रही है बीजेपी, इस तरीके से सत्ता बचती नहीं है। आपको यह बताना पड़ता है कि 10 साल सत्ता में रह लिए, 10 साल में सत्ता में रहने के बाद आपको यह बताना पड़ता है कि हमने किया क्या पिछले 10 वर्षों में इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश के नागरिकों की बेहतरी के लिए हमने कौन से प्रयास किए, इसका लेखा जोखा देना पड़ता है, तब आपकी सत्ता बचती है। अब यह कहने से काम नहीं चलेगा कि झारखंड में जितनी सरकारें बनी है सब लूटती रही हैं। यह कहने से आपको काम नहीं चलेगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आतंकवादियों से मिली हुई है। 10 साल से आप हैं जम्मू कश्मीर में। आपको यह बताना पड़ेगा कि 10 साल में आपने इन आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया, वहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपने कौन सी कोशिश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करने मात्र से आपका काम नहीं चलने वाला। अब आप ऐसा नहीं कि आप सत्ता के बाहर हैं। और अगर आप राजनीतिक स्वीकृति जम्मू कश्मीर में, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडे अपना रही है कि निर्दलियों को प्रोत्साहन मिल जाए, ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन मिल जाए जो छोटे दल हैं, लेकिन अधिकृत रूप से कोई भी दल इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्योंकि जम्मू कश्मीर का इतिहास है कि जिस किसी भी पार्टी, संगठन या नेता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ निकटता बढ़ाई, उसको राजनीतिक नुकसान हुआ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, और चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हो। भले उनका राजनीतिक समझौता न रहा हो, लेकिन उसके नजदीक को दिखाई पड़े। आज स्थिति है पूरे चुनाव में कि कोई इस तरह बड़ा जर्स, आप डोडा की सभा देख लीजिए, आप डोडा की सभा में कितने लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा जी। हरियाणा की भी स्थिति वो नहीं है। हरियाणा में अब आप कांग्रेस की आलोचना करके, हुड्डा की आलोचना करके, नेशनल राष्ट्रीय लोकदल की आलोचना करके आप जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते। आप वहां लगातार सत्ता में है 2 सत्रों से, लगातार 2014 से आप सत्ता में है। अब आप बताइए ना कि वहां का किसान कैसे बेहतर हो गया? आपने वहां किसानों को जो आश्वासन दिए थे, उन आश्वासनों का क्या हुआ? आपको ये बताना पड़ेगा कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। और विनेश फोगाट जैसे लोग, बजरंग पुनिया जैसे लोग जब धरने पर बैठे हुए थे, उनकी मांगों के साथ क्या हुआ? आप किस तरह से उनके साथ आपने व्यवहार किया? आपके ऊपर दोष या आरोप है, ये उन आरोपों की सफाई आपको देनी पड़ेगी। ये आप कांग्रेस की आलोचना, राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान, विपक्षी नेता को लेकर के तरह तरह की टिप्पणियां और अन्य राजनीतिक दलों के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां, इनसे नहीं बात बनने वाली है। आप किसी भाषा का प्रयोग कर लीजिए, लगेगा आपको कि आपने बड़ी भारी बात कर लिया, लेकिन ये चीजें आपको राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं करती। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिया जा रहा बयान राहुल गांधी को अविश्वसनीय बनाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों का एक अंग है। लेकिन अब यह जो दायरा है, यह जो तरीका है, ये पिट चुका है। इस दायरे से राहुल गांधी बाहर निकल चुके हैं। राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियां लोगों के सामने है और वही उनकी विश्वसनीयता का आधार है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियां, और उन गतिविधियों में राहुल गांधी जो कुछ दिखा पाए हैं, जो कर पाए हैं, और खासकर आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी में एक अलग निखार आया। और राहुल गांधी एक कहें तो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता के तौर पर यहां आप देख रहे हैं उनको। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर अब सीधा हमला क्यों हो रहा है? आखिर क्या कारण है कि अब राहुल गांधी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वाकयुद्ध होना, मौखिक तौर पर आप किसी को कुछ कहिए, ये अलग बात है। और राजनीति में एक दल के नेता दूसरे दल के नेता के ऊपर ऐसा करते हैं, छीटाकशी और बाकी चीजें। लेकिन यहां जान से मारने की धमकी देना, क्या कोई डर है, ऐसा डर सत्ता पक्ष को जो ये बार बार परेशान कर रहा है कि ये इंसान है जब तक तब तक अब हमें आसानी से और जैसे अब तक हम शासन करते आए हैं वो करने नहीं देगा? क्या ये है या कुछ और है? क्या सिर्फ और सिर्फ जो तल्खियां बढ़ रही हैं या जो ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी हैं या दुश्मनी की पराकाष्ठा है? जरा समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे
कि कैसे देखते हैं आप, और यहां से क्या आपको लगता है, क्या अपनी सरकार को बचाने के जुगत में अब सीधा हमला करवा रही है बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर, यह माना जाए? राजीव जी, उन्होंने ये देखा पिछले दिनों राहुल गांधी ने सरकार पर जितने भी वैचारिक हमले किए, उन हमलों के जवाब में प्रधानमंत्री की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया। शायद इसलिए कि प्रधानमंत्री के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, वो क्या कहें। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं, जो मंत्री बनने की कतार में हैं, जो संगठन में जगह पाने के लिए बेताब हैं और अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं, वे जरूर बयान दे रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन तो क्या, एक साधारण आदमी को भी जान से मारने की धमकी देना बहुत ही संगीन जुर्म है, अपराध है, और उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं जिनका कद राहुल गांधी के घुटने बराबर भी नहीं है। तो ये बात बताती है कि बीजेपी कितनी बेताब है या कितनी खौफ खाई हुई है। एक अमेरिका में ही एक पत्रकार ने एक कार्यक्रम में एंकर ने राहुल गांधी से पूछा था कि आप भारत में सत्ता पाने के लिए अमेरिकी सरकार से, अमेरिका से क्या अपेक्षा करते हैं? तो राहुल गांधी ने उसके जवाब में कहा कि आपने क्या कहा, जरा दोबारा रिपीट करिए। 2 बार उन्होंने ये बात सवाल पूछा तो एंकर समझ गया कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने देश के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कही, बल्कि ये स्पष्ट किया कि हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं। लेकिन इस बात को भारतीय मीडिया ने बिल्कुल ही दबाया छुपाया, कहीं भी सामने नहीं आने दिया। राहुल गांधी ने जो पॉजिटिव बातें कही थी, राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई नफरत नहीं है, बल्कि कई मामलों में मुझे सहानुभूति है और मैंने प्रकट भी की है। इस बात को नहीं बताया कि सहानुभूति क्यों हुई। सवाल यह भी कि आखिर राहुल गांधी को क्या दिखा कि उन्हें सहानुभूति होने लगी माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो यह भी सोचने वाली बात है। तो जब कहने के लिए कुछ बात नहीं होती, आपने देखा होगा जब बच्चे खेलते होते हैं और जब कोई टीम हार रही होती है तो वो सीधा मारपीट पे उतारू हो जाता है, धमकी देने लगता है बच्चा। तो जो लोग परिपक्व नहीं है राजनीति में, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये परिपक्व नहीं है। दूसरी बात, मुझे हंसी आती है कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन सास के 1 दिन बहू, ये क्या है? ये नाटंकी कोई फिल्म चल रही है कि ये सिल्वर जुबली हो रही है कि 50 डेज 10 डेज, ये कोई फिल्म चल रही है? देश की बात हो रही है। मतलब हर चीज को आप त्योहार बना देंगे, हर चीज को फेस्टिवल की तरह पेश करेंगे, हर चीज को 100 दिन हो गए, हमें ये हो गया है। अब कांग्रेस की तरफ से जो छोटा सा एक मैसेज आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो बीजेपी ने आज ट्वीट किया है, मैं तो उसको सुनकर पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री के बारे में बीजेपी ऐसे नारेबाजी करती है कि बीजेपी ने आज ट्वीट किया कि आपका कल्याण, आपके जीवन की, मतलब मोदी जी की उसे ट्वीट किया गया है जन्मदिन के पूर्व संध्या पर, पूर्व दिवस पर बीजेपी ने ट्वीट किया कि आपका कल्याण, आपके जीवन की सफलता, आपके सपनों को साकार करने के सिवाय कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं है। सिर्फ और मेरे सिर्फ देशवासी मेरे आराध्य हैं। मैं अपने आराध्य देव की पूजा में अपने आप को आहूत करने का निर्णय मैंने कर लिया है। जीऊंगा तो आपके लिए, मरूंगा तो आपके लिए। अरे ये कोई प्रेमी प्रेमिका का डायलॉग चल रहा है कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं? प्रधानमंत्री की ओर से, बीजेपी की ओर से कोई ट्वीट हो रहा है। और कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो देख लीजिए कि क्या हुआ। भ्रष्टाचार में पुल गिरे, सड़कें एकदम धंस गई है, आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं, सीमा पर खतरे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री अहमदाबाद की मेट्रो में घूम रहे हैं आज और बच्चों से बता रहे हैं कि देखिए मेट्रो का दूसरा फेज शुरू हो गया है, हमें ये करना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति से, जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, ये अपेक्षा होती है कि वे देश के बारे में कोई दीर्घकालिक योजनाएं बनाएंगे, देश के बारे में योजना का ब्लूप्रिंट रखेंगे, जो तरक्की की है बताएंगे कि भाई हमने पिछले 11 साल में क्या तरक्की की है, हमारी राह में रुकावटें थी तो हमने उन्हें कैसे पार किया।
इस देश के। और प्रधानमंत्री तो देश का होता हुआ अगर ये कहे कि पूरे देशवासियों मुझे आपकी मदद चाहिए, विपक्ष मुझे आपकी मदद चाहिए, तो कोई प्रधानमंत्री का कद छोटा हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा विपक्ष को साथ लेना तो बहुत दुस्वप्न है, बुरा स्वप्न है। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लोगों को ही साथ लेके नहीं चलते, अपने मंत्रिमंडल के लोगों को ही साथ लेके नहीं चलते, अपने सांसदों से ही बातचीत नहीं करते, क्योंकि उनका संवाद, उनका कम्युनिकेशन जीरो है। राहुल गांधी का कम्युनिकेशन समाज के हर वर्ग से है, मीडिया से है, और वे गाहे बगाए जो उन्हें सच लगता है मुंह पे बोल भी देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो प्रधानमंत्री बातें चाहे जो करें, लोगों को ये लगने लगा है 11 साल में कि भाई आपने जो किया है वो बताइए। कि अगर मैं चाय पी रहा हूं और मैं कहूं कि मैं चाय नहीं पी रहा हूं, आज शाम को डीबी लाइव में चाय समारोह कर रहा हूं, तो हंसी की बात है। मैं चाय पी रहा हूं, सीधी सी बात। तो जो प्रधानमंत्री नाटक करते कि 100 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, 1 महीने, प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो जब शुरू में नई मोहब्बत रहती है तो वो पहले सिनेमा का टिकट भी वो संभाल कर रखते कि हम दोनों साथ में सिनेमा गए थे तो ये टिकट है। तो ऐसी बचकानी बातें प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को, जो कल 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, 74 वर्ष पूरे कर लेगा अपनी जिंदगी के, और 1 साल बाद जो प्रधानमंत्री मार्गदर्शन मंडल में जाने लायक है वो इतना डरा हुआ होगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। राजीव जी, बहुत कुछ हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में यह भी सवाल है, बड़ा सवाल, कि क्या बीजेपी बचा पाएगी अपनी सत्ता। ये इस सवाल पे भी हम आएंगे, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आखिर राहुल गांधी से क्यों डर लगता है बीजेपी को, और बीजेपी के नेता और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता, एनडीए के नेता जैसे शिंदे गुट जो है, वो आखिर क्यों सीधे हमलावर है राहुल गांधी। और किस देश में हम जी रहे हैं? क्या ये यहां पर वो हुकूमत है जो हम अफगानिस्तान में देखते हैं, ऐसे देशों में देखते हैं कि जहां बिल्कुल मार काट वाली नौबत और वही बातें हो और वीडियोज वैसे ही आ रहे हैं? ये आखिर किस दिशा में जा रहा है देश, और देश की जो हुकूमत, देश की जो सरकार है वो आखिर क्या कर रही है? या इसके पीछे सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है ताकि राहुल गांधी को डिफेम किया जाए या राहुल गांधी के ऊपर किसी तरह के ऐसे हमले करवाए जाएं? राहुल गांधी की बात यहां इसलिए बार बार क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष की बागडोर अभी उनके हाथ में है, देखा जाए तो, चाहे वो घोषित रूप से हो या अघोषित रूप से हो। लेकिन ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण नेता और उनके ऊपर सीधा हमला, इसका मतलब है कि विपक्ष के ऊपर हमला। अभी देख रहा था जब आप ट्वीट की बात कर रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तो मैं जरा बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर चला गया। ये ट्वीट जो है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, वहां भाषण दे रहे थे, लेकिन उसके अलावा एक वीडियो और बीजेपी ने शेयर किया है जिसमें दलित विरोधी कांग्रेस पार्टी बताया है और दलितों और उसमें अंबेडकर को 2 बार कांग्रेस ने हरवाया, ये किया वो किया, तमाम चीजें। तो ये समझ में साफ साफ आ रहा है कि चाहे वो दलितों की बात हो, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, वंचितों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, या बात आरक्षण की हो, ये सारे मुद्दे, चाहे संविधान की बात हो, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के तमाम नेता जो हैं आज की तारीख में अगर भाषण देते हैं तो इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द अपने भाषण को बुनते हैं। कारण क्या है ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, और यहीं से वो डर है जो अब मार काट की नौबत तक लाकर रख दिया गया है या लाने की कोशिश की जा रही है। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे भी समझ लेना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे और जरा और अंदर चलते हैं और समझेंगे कि आखिर इन 2 राज्यों के चुनाव में खेल क्या चल रहा है, वो भी समझेंगे। लेकिन पहले अमलेंदु जी, आपकी बात। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी निश्चित तौर पे इस समय बीजेपी के निशाने पे हैं और उसका साफ साफ कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी की वजह से ही बीजेपी 303 से 240 पे आ गई है। राहुल गांधी ने अगर अपनी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ना निकाली होती, राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरे में ना लिया होता, उन पर सीधे सीधे सवालों की बौछार ना की होती, और राहुल गांधी ने पूरे चुनाव के दौरान संविधान की किताब हाथ में ना दिखाई होती, तो भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पे नहीं समझती। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है राजीव जी, और अगर बीजेपी को ऐसा लगता है तो इसमें राजीव जी कोई बुरी बात भी नहीं है, ऐसा है भी, क्योंकि राहुल गांधी की वजह से ही बीजेपी 240 पे आगे सिमट गई है, बल्कि सिमट तो और कम पे गई थी जैसा कि विपक्ष का आरोप है, लेकिन वो इंतजाम कर लिए गए तो 240 पे आ गए। अब बीजेपी को ये लगता है राजीव जी कि राहुल गांधी ना तो जो चुनाव के दौरान उन्होंने मुद्दे उठाए थे, ना तो उन मुद्दों से पीछे हट रहे हैं और ना अपना ट्रैक बदल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों की बात करते हैं, बल्कि चैलेंज के साथ ये कहते जा रहे हैं
कि आपसे ही हम ये काम करवा लेंगे, भले ही आप सरकार में हैं। अब जैसे संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि इसी संसद से हम जाति की जनगणना को करवाएंगे और आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। फिर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री जी, मतलब मोदी जी, आप इसको करा सकते हैं, कराइए, वरना अगला प्रधानमंत्री करेगा जो भी आएगा। तो यानी सीधे सीधे उन्होंने चुनौती पेश कर दी और उन चुनौतियों को भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहा जा रहा है कि बगल का रास्ता अपनाना पड़ा। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जो उन्होंने चैलेंज दिए उनको एक तरीके से स्वीकार करना पड़ा। तो ये बीजेपी की असली परेशानी है। अब बीजेपी को लगता ही है कि अगर राहुल गांधी को डरा दिया जाएगा तो फिर सब डर जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने ही सारे देश का डर जो दूर किया है, डरो मत का नारा देकर, और लोग अब डर नहीं रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद तो डर और निकल गया है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि डर निकल गया। अब मोदी जी का जो छाती होती थी वो 56 इंच की, अब वो दूसरी तरीके से झुक करके आती है। और ये मोदी जी की भावभंगिमा वो बता भी रही है राजीव जी। और राहुल गांधी का कितना असर है वो हम लोगों ने देखा जम्मू के डोडा में, कि जब आखिर में उनको भारत माता की जय के नारे लगवाने हैं तब फिर उन्हें कहना पड़ता है कि भाई नारा इतनी जोर से लगाओ कि जो नफरत की दुकान के सारे पिलर हैं वो गिर जाएं। इस तरीके की बात नरेंद्र मोदी को कहनी पड़ती है। तो यानी कि राहुल गांधी इस समय नरेंद्र मोदी के सिर पे चढ़कर बोल रहे हैं। पूरी बीजेपी को लग रहा है कि अगर राहुल गांधी इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के सिर पर चढ़ के बोलते रहे तो बीजेपी आने वाले समय में और पिछड़ती चली जाएगी। तो इसलिए राहुल गांधी को धमकाया जाए। लेकिन राजीव जी, ये जिस तरीके की चीजें हो रही हैं ये सिर्फ डराने और धमकाने की स्थिति तक मुझे नहीं लगता है कि सीमित रहेंगी, चूंकि जिस तरीके का इन लोगों का सबका इतिहास रहा है तो ये कुछ आगे भी चीजें बढ़ सकती हैं। ये इसको अच्छे तरीके से समझा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ चल रहा है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, देश की सियासत। और उसमें अब चूंकि राहुल गांधी की एंट्री फिर से हो गई है, राहुल गांधी अमेरिका से लौट आया आज सुबह सुबह, और इसके बाद अब 2 राज्यों के जो चुनाव हैं और इनके अलावा 3 राज्यों के चुनाव सामने हैं। बिल्कुल 3 में से 2 राज्य, पहला राज्य जो होगा वो महाराष्ट्र, उसके बाद झारखंड और तीसरा राज्य दिल्ली। दिल्ली में भी गतिविधियां बहुत तेज हैं और कल से आप लोग सुन रहे हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की है उसके बाद से दिल्ली की गतिविधियां और तेज हैं। कल शाम 4:30 बजे एलजी ने अरविंद केजरीवाल को समय दिया है, शायद उसी वक्त अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें और अपने विधायक दल के नेता की सूची भी दें, हो सकता है। ये सारी चीजें कल के घटनाक्रम में हम लोग रखेंगे सामने और शाम को जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन उससे पहले अभी परसों जो चुनाव होना है उधर जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव, 3 फेज में जम्मू कश्मीर में चुनाव है आप जानते हैं, और उसमें जो पहले फेज का चुनाव है उससे पहले जो खबरें आ रही हैं, जरा जम्मू कश्मीर को हमारे साथी शकील अख्तर जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि लंबा वक्त पत्रकारिता का उन्होंने गुजारा है श्रीनगर में रह करके। इसलिए भी इनसे बेहतर और कौन समझेगा जम्मू कश्मीर की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को। इसलिए शकील जी, जरा समझना चाहता हूं, रशीद, इंजीनियर रशीद, उनका नाम खूब चर्चा में इन दिनों है। वो बाहर निकल के आते हैं, अचानक उनको जमानत मिल जाती है चुनाव से पहले। ठीक उसी तरह जैसे इधर हरियाणा में एक साहब को लगातार चुनावों के वक्त मिल जाती है, वैसे इनको। और उसके बाद चलिए इनसे तुलना ना भी करें फिर भी, लेकिन वो जमाते इस्लामी के साथ जो बैंड है उनके साथ गठबंधन होता है और प्रेशर कुकर सिंबल बांटा जाता है निर्दलीय को। मुझे यह जरा बताइए कि क्या निर्दलीय उम्मीदवार को हर सीट पे, अलग अलग जिलों में, अलग अलग सीटों पे निर्दलीय उम्मीदवार को, एक ही आप तमाम साथी, 5 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरा मुझे मेरे इस क्वेरी को थोड़ा आप लोग वो कीजिएगा, दुरुस्त कीजिएगा। क्या एक ही सिंबल निर्दलीय और वो भी एक तरफ का आदमी जो प्रत्याशी है उसको दिया जा सकता है? प्रेशर कुकर रशीद और जमाते इस्लामी के लोगों को कैसे दे दिया गया है जबकि वो निर्दलीय खड़े हैं? ये जरा एक इंपॉर्टेंट है, जरा अगर आप लोग जानते हो बेहतर तो बताइएगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि यहां पर बीजेपी का खेल क्या चल रहा है, क्योंकि बीजेपी बड़ा आश्वस्त है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। शकील जी। राजीव जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव को रिगिंग करने की पूरी कोशिश है और ये वहां की जनता किसी भी हालत में सफल नहीं होने देगी। ये जो आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी और अमित शाह इतनी बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने चुनाव में रिगिंग करी, धांधली की और जो जनता की मर्जी है, जनता का वोट है, उसके अनुरूप वोट जो है ईवीएम मशीन से नहीं निकला तो ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे।
देखिए, इन लोगों को मालूम नहीं है, इन्हें अपने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से पूछना चाहिए, सेना के अधिकारियों से पूछना चाहिए, पुराने डिप्लोमेट से पूछना चाहिए। कश्मीर बहुत मुश्किल से सुधरा है, ये बातों से नहीं सुधरा। 1987 का जो चुनाव हुआ था 1987 का, उसमें रिगिंग हुई थी और उसकी वजह से वहां आतंकवाद शुरू हुआ था और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया था। और उसके बाद केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर के राज्यपालों ने बहुत मेहनत करके, गेरी सक्सेना थे, जनरल केवी कृष्णा राव थे, वहां स्थिति नॉर्मल की थी। 1996 में विधानसभा चुनाव हुआ था, पहला आतंकवाद के बाद, 87 के बाद, और उसके बाद लगातार चुनाव हो रहे थे। लेकिन 2004 के चुनाव के बाद बीजेपी सरकार वहां चुनाव नहीं करवा पाई। बहुत बातें करते हैं, लेकिन काम क्या है? 2004 के बाद ये चुनाव नहीं करवा पाए। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम, और पाकिस्तान इसी का फायदा उठाता है। वो कहता है जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है, और पहले हम लोग, मतलब कि मीडिया, सरकार, हमारे डिप्लोमेट्स विदेश में जाके यही कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकप्रिय सरकार है, जनता ने जिसको चुना है वो चला रही है। और आज स्थिति क्या है कि ये जो जिस तरह से आपने बताया कि प्रेशर कुकर, ये वहां बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि भाई एक ही चुनाव चिन्ह आप निर्दलीयों को कैसे अलॉट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि चुनाव चिन्ह का अलॉट जो है जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी निर्दलीयों का चुनाव चिन्ह अलॉट करता है, वो राज्य निर्वाचन ऑफिस से नहीं होता है। एक साथ सबने कैसे कर दिया? इसको लेके लोग वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, बहुत ज्यादा सवाल है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी की कोशिश ये होना चाहिए थी कि इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, खुद उनकी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी, जिन्होंने 2002 के चुनाव कराए थे, अच्छे चुनाव माने जाते हैं, वो उनकी तरह वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा, जिससे कश्मीर में वापस नॉर्मल स्थिति लौटती। ये बातों से नहीं लौटेगी, ये बातों से देश में कुछ नहीं हो रहा तो वहां आतंकवाद जहां पे था वहां कैसे हो जाएगा? सिर्फ बातें। और देखिए, एक बात हम यहां पे और कह दें कि अभी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जाने वाले हैं, उससे पहले एसपीजी की सुरक्षा उनकी फौरन बहाल करना चाहिए राहुल गांधी, फौरन। और तीनों को, बिट्टू को, मारवा को और शिंदे पार्टी के, एकनाथ शिंदे की पार्टी के गायकवाड़ को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, बहुत ही खतरनाक मोड़ पे लाके छोड़ दिया है इन्होंने। लोगों को लिंचिंग करने के लिए उकसाया जा रहा है। वो हमने जो बताया था आपको 47 और 48 का वाकया, वो इसीलिए हम बता रहे हैं, नहीं बताना चाहते थे पर बताना पड़ रहा है। ये सब इतिहास है, लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूरा मामला टैकल करने के लिए सरदार पटेल को दे दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनको लिख रहे थे, गुरु गोलवलकर भी उनको लिख रहे थे, लेकिन नेहरू हर पत्र को डाइवर्ट कर देते थे, अग्रेषित कर देते थे सरदार पटेल की तरफ। तो एक पत्र को सरदार पटेल की तरफ उन्होंने रेफर करते हुए लिखा 26 जनवरी 1948 को नेहरू ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, मैं इस नतीजे पर ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहा हूं कि बापू की हत्या कोई अकेला काम नहीं था, बल्कि मुख्यतः आरएसएस के द्वारा संगठित कहीं अधिक व्यापक अभियान का हिस्सा था। ये रिकॉर्ड है। और फिर सरदार पटेल क्या लिखते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहले तो आरएसएस के लोग लिख रहे थे उनको, फिर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लिखवाया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी सरदार पटेल ने जवाब दिया, भारत के गृह मंत्री ने। उन्होंने कहा कि हमारी सूचना के अनुसार इन दोनों संस्थाओं ने, विशेषकर आरएसएस ने, देश में ऐसा वातावरण बनाया कि ऐसी भयंकर दुखदायी घटना संभव हुई। दोनों संस्थानों से मतलब हिंदू महासभा और आरएसएस। और आरएसएस की गतिविधियों से सरकार और राज्य के अस्तित्व को ही खतरा हो गया था। कितनी बड़ी बात है, आरएसएस की गतिविधियों से सरकार और राज्य के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया था। राहुल गांधी इसीलिए आरएसएस का सवाल बार बार उठाते हैं। किसी नेता ने इतना नहीं उठाया, राहुल लगातार उठा रहे हैं उस सवाल को। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ था और क्या हो सकता है। देखिए, अब जो है इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा, केंद्र सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें सुमोटो एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बची खुची विश्वसनीयता भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
जो मीडिया है जिस तरह वो जहर फैला रहा है, जहर को आगे बढ़ा रहा है, विषाक्त माहौल बना रहा है, उसके लिए भी एक जांच आयोग बनाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार तो बनाएगी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट को बनाना चाहिए। आप देखिए कि जैसे ही बनाएगी तत्काल इनकी कार्रवाइयों पे रोक लग जाएगी, इनके जहर फैलाने पे रोक लग जाएगी। आपको मालूम है उस दिन शायद आपने ही नाम ले दिया था, हमने तो शायद बच गए थे, नाम नहीं लिया था, कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से एक बड़े चैनल का एक बड़ा एंकर जो करीब करीब मालिक की तरह हैसियत रखता है, वो आके मिला था और माफी मांग के गया। उसने माफी मांगी और उसके बाद कांग्रेस ने जो उसके प्रोग्रामों में कांग्रेस के प्रवक्ता को भेजने के लिए अपने प्रवक्ता को मना कर रखा था, उसका बायकॉट कर रखा था, वो वापस शुरू किया। राहुल कंवल माफी मांग के गया। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस नोट इशू करके कहा कि उसके हमारे अध्यक्ष से मिलने के बाद हम उस कार्रवाई को, तो ये एक मिनट में डर जाएंगे, लेकिन ये कार्रवाई करना पड़ेगी। कांग्रेस को भी अपने लेवल पे करना पड़ेगी। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस को भी देखना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत जहरीला हो रहा है और राहुल के खिलाफ जो इन्होंने पूरा का पूरा जो माहौल बना रखा है, उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। एसपीजी की सुरक्षा क्यों ली उनकी? तत्काल वापस ली जाना चाहिए उनकी, और इन तीनों को तत्काल गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ करना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमने आपको बताया सरदार पटेल के, हम बहुत देर तक इसे बोल सकते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन क्या हुआ था 47-48 में। एक मिनट रोकना चाहूंगा, चूंकि आपने एक नाम ले लिया, आए एक साहब आकर माफी मांग लिए और फिर उनके कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भेजना शुरू कर दिया गया। लेकिन अभी लगातार आप देखिए, अभी पिछले दिनों कई सारे विजुअल्स, कई सारे वीडियो सोशल मीडिया में खूब शेयर हो रहे हैं, तैर रहे हैं, जिसमें खूब नफरती बातें और चैनल्स के जो एंकर हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं और उनके ऊपर, कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर एक साथ कितने लोग, एक नहीं बल्कि 5-5 लोग बैठे होते हैं जो लगातार हमलावर होते हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस को समझ में नहीं आता है कि हमको वहां नहीं जाना चाहिए, या आखिर जाकर के कांग्रेस को मिलता क्या है? मुझे नहीं, आज तक मैं ये कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसे चैनल्स पे जाकर जहां आप अपनी बेइज्जती करवाते हैं, आपको लगता है कि मैं जिस भी ढंग से हो हम अपनी बात तो उनके जरिए पहुंचा पा रहे हैं। अरे भाई, आपके सामने कई सारे दूसरे मीडियम भी हैं, उसके जरिए आप पहुंचाते तो हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है ऐसे चैनलों पे जाकर आप खूब गालियां सुनते हैं और उसके बाद अपने बीपी को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए आप बैन करते हैं, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आके सामने वाला माफी मांग लिया, फिर चले जाते हैं। आखिर शकील जी, थोड़ा यह भी विचारणीय है, यह हालांकि काम कांग्रेस का है, लेकिन चर्चा हम कर रहे हैं, सबकी चर्चा करते हैं, मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं, तो कांग्रेस की चर्चा भी करना जरूरी है यहां पे। राजीव जी अपनी उस बात को फिर दोहराते हैं कि कांग्रेस दो है। एक कांग्रेस को लीड राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कांग्रेस के विचारों को, कांग्रेस के नीतियों को और देश की जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, और एक कांग्रेस के प्रचार प्रिय नेता है, जिनका काम सिर्फ मीडिया में अपना चेहरा चमकाना है, जिनका काम राहुल के चारों तरफ चक्कर लगाना है, और जो राहुल के पास हमेशा गलत सूचनाएं पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। आप देखिए कि हरियाणा के चुनाव में हमने पहले भी लिखा भी है, इसको कहा भी है, हमसे ज्यादा शायद बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, खैर ये नहीं कहना चाहिए, ये हमने खूब लिखा है। तो हमने कहा कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराएगी। उस टाइम लोगों ने कहा बहुत अच्छी स्थिति है। हमने कितनी अच्छी स्थिति हो, जनता थाली में रख के जीत भेंट करे, कांग्रेस ठुकरा देती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, उत्तराखंड में किया, पंजाब में, कई जगह किया। 2004 के बाद लगातार करती चली जा रही है। अभी हरियाणा के अंदर इनके ये समझ में नहीं आ रहा है, एक सीधा जवाब होता है कि मुख्यमंत्री की बात कृपया हमसे न करें, मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव जीतने के बाद, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही होगा। नहीं, सब कह रहे हैं। क्यों? वो तो साहब सांसद था 2005 में, उसको बन गया। जरूरी थोड़ी एक साहब मैं चुनाव लड़ूं तभी सीएम बन सकता हूं। हर आदमी सीएम बनने के लिए इन पे कोई रोक नहीं है, और ये लोग देश के नेता कहलाते हैं, महासचिव रहे हैं, अभी भी है, देश के दूसरे राज्यों में ये काम करते हैं, चुनावों में जाते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि ऐसे टाइम में क्या जवाब देना चाहिए। हमें बताना पड़ रहा है यहां से, हमें अच्छा नहीं लग रहा। ये शब्द नहीं कह सकते, ये वाक्य नहीं कह सकते सिंपल कि प्लीज
मुख्यमंत्री के बारे में कोई सवाल नहीं, खत्म बात। कौन पूछ लेगा? हलक में उंगली डाल के कोई मीडिया वाला तुम्हारे मुंह से निकाल लेगा, लेकिन नहीं, इन सबको मीडिया से दोस्ती है। अब आप हमसे क्यों कहलवा रहे हैं सारी बातें? इनके अपने बहुत नजदीकी संबंध हैं, इनके अपने खेल हैं सारे के सारे। इन्हें कांग्रेस से मतलब नहीं है, इन्हें राहुल गांधी से मतलब नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी चिंताजनक बात है, ये लिंचिंग के लिए उकसाने का माहौल बन रहा है देश भर में। देश बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। ये लोग उसी मुख्यमंत्री के उसमें लगे हुए। हरियाणा जीता हुआ है कांग्रेस का, जीता हुआ, लेकिन वहां पे शांति नहीं है। चुपचाप लड़े वो, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि बॉल आपके बैट पे आ रही है, सीधे सीधे स्ट्रेट ड्राइव खेलते जाइए आप, कुछ नहीं करना, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। देखिए आपकी सेंचुरी बनेगी और आप मैच भी जीतेंगे, लेकिन नहीं, वो शॉट खेल रहे हैं जिस शॉट में बाल उछले और कैच जाए, वो शॉट खेल रहे हैं कि क्रीज से बाहर निकलना पड़े और आप स्टंप हो। बिल्कुल बिल्कुल और सही कह रहे हैं। उससे भी बढ़ के सामने वाले को, दूसरा जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन है, उसको रन आउट कैसे करवा दें। ये और बड़ा काम होता है कांग्रेसियों का, साथी को रन आउट करवाने का। तो देखिए ये एक बहुत खराब स्थिति है, इसके बारे में हम बहुत लिख चुके हैं, बहुत बोल चुके हैं, आपके सामने भी कई बार बोला है। ये कांग्रेस को देखने की बात है। कांग्रेस इसको जब तक नहीं सोचेगी, कांग्रेस जितनी मेहनत कर रही है, राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका पूरा नतीजा पार्टी को नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही बात। राहुल को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था, ये कोई सवाल पूछता है आज कांग्रेस के अंदर? 2017 में तो बने थे, खैर वो 2017 में अध्यक्ष बने और 2019 में इस्तीफा दिया। 2 साल बाद राहुल को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इस सवाल को मरने नहीं देना चाहिए और कांग्रेस के उन नेताओं से पूछना चाहिए कौन थे वो नेता और आज भी कौन है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए, जनता उनके साथ है, जनता परेशान है, देश का माहौल कुछ और है। विपक्ष की पार्टी में राहुल किस तरह काम कर रहे हैं, ये राहुल क्यों टारगेट बने? इन्हीं कांग्रेसियों की वजह से। तो राहुल आज इतना अपनी जान पे खेल के ये सब काम कर रहे हैं। शब्द बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। राहुल अपनी जान पे खेल के इन कांग्रेसियों को आगे ला रहे हैं, जैसे 2004 में सोनिया गांधी ने किया था, लाके सत्ता इनको सौंप दी। भूल गए 2004 में सत्ता कौन लाया था? हर कांग्रेसी काला ऊपर खड़ा करता है, मैं सोनिया गांधी लाई थी, आपको दे दी थी। और आपने क्या किया? 2011, 12 और 13 में अन्ना हजारे के नकली आंदोलन का मुकाबला आप लोग नहीं कर पाए, एक फ्रॉड आंदोलन का मुकाबला आप लोग नहीं कर पाए। 14 में आपने सरकार क्यों गवाई? और आप उसमें से कितने लोग थे जो अन्ना हजारे के भक्त थे कांग्रेसियों में? अभी नाम गिना दे हम। बाबा रामदेव के भक्त थे, कितने कांग्रेसी थे बड़े बड़े। आप राहुल गांधी के विचारों से सहमत नहीं होते हैं। राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि उससे अच्छा मोदी जी का सोच भारतीय है। ये कहा था 2014 में, बनते ही मोदी जी के। मोदी जी भारतीय सोच के प्रति के कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम। कितने लोगों के नाम दे, हम तो सारा रिकॉर्ड में बता सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छी तरह से। लेकिन उससे कोई फायदा इसलिए नहीं है कि कांग्रेसी जब कुछ नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे और आप क्या करोगे। राजीव जी की चिंता बहुत जायज है। आप यहां पे मीडिया के जरिए जनता की आवाज उठा रहे हैं। आपका जो काम है वही हमारा काम भी है और बाकी हमारे जो साथी बैठे हैं उनका भी काम है। क्या है कि वो आवाज जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, वो आवाज जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको हम थोड़ा स्वर दे दें, तेज स्वर दे दें। भाई बेरोजगारी की समस्या आज कोई छोटी समस्या है, महंगाई की समस्या कोई छोटी समस्या है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई है, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था खत्म हो गई है। और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि नेहरू जी ने आरक्षण का विरोध किया, इंदिरा जी ने आरक्षण का विरोध किया था। और वहां क्या होता है, कितनी शर्म की बात है। फिर वही बात होती है कि हम जो कहना नहीं चाहते वो यहां कहना पड़ रहा है। पुतिन के सामने हमारे सुरक्षा सलाहकार सिर झुका के क्षमा प्रार्थना की मुद्रा में कुर्सी के आगे जरा से कोने पर बैठकर सफाइयां दे रहे हैं कि जी अब बाबा आना तो प्रधानमंत्री जी चाहते थे, मुझे पहुंचाया था और वहां पे ऐसा हुआ था, जब जेलेंस्की से मिलने गए थे तो मैं भी साथ था, 2 लोग उनके साथ थे। इंदिरा गांधी की आप बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने अमेरिका को डपट दिया था निक्सन को, कहा था 7वां बेड़ा 8वां बेड़ा भी पहुंचा दो। और रूस, दोनों महाशक्ति थे और रूस के साथ 20 साल मैत्री संधि की थी अपनी शर्तों पे। इंदिरा गांधी थी वो। अमेरिका और रूस दोनों, अमेरिका को डपट दिया और रूस के साथ मैत्री संधि की बराबरी की शर्तों पे, बराबरी के साथ खड़े होके।
और अमेरिका से क्या कहा था निक्सन से उन्होंने कि आप जो है अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से नहीं रोक सकते, वो करके दिखा दिया। आज वो उसका श्रेय भी इंदिरा गांधी को देना नहीं चाहते, मत दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इंदिरा गांधी पे आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, इंदिरा गांधी ने ये नहीं किया, नेहरू ने ये नहीं किया। ये सब जो है इसका जवाब देखिए, हम फिर वही बात कह रहे हैं कि देश को पूरे लोगों को देना पड़ेगा, जनता को भी देना पड़ेगा, जो मीडिया में जो लोग हैं उनको देना पड़ेगा, और कांग्रेस को भी एक नई सोच के साथ आगे आना पड़ेगा। देखिए शब्द बहुत बुरे हो जाते हैं इन लोगों के लिए, लेकिन हम रोक लिया हमने अपने आप को। लेकिन ये जो है खुद का चेहरा दिखाने से, मीडिया से दोस्ती करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये हम 2004 से देख रहे हैं, उससे पहले भी देख रहे हैं। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनके घर में मीडिया का जमावड़ा लगा रहता था, और बाद में जब हार गई सोनिया गांधी तो वही सबसे पहले सोनिया गांधी के खिलाफ लिखते रहे। ये कांग्रेस के नेता को बहुत भारी शौक है, और बड़े बड़े नेताओं को, छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े नेताओं को शौक है ये। और क्या कहते हैं वो, यही बता देते हैं आपको, वो मीडिया से कहते हैं कि बाकी तुम्हें राहुल के खिलाफ जो लिखना है लिखो, सोनिया के खिलाफ लिखो, बस मेरा जरा ख्याल रखना। जी, कोई है ऐसा नेता जो कह सके कि अगर तुमने राहुल के खिलाफ लिखा, सोनिया के खिलाफ बोला, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है? क्या मतलब है फिर आपके पास आने का? कोई बीजेपी के खिलाफ बोल के दिखा दे मीडिया वाला। मोदी तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हम रविशंकर प्रसाद के खिलाफ ही दिखा दे कोई बोल के। वो जो है झारखंड के जो एमपी, क्या नाम है उनका, उनके खिलाफ बोल के दिखा दे। वो बांसुरी स्वराज के खिलाफ बोल के दिखा दे कोई। आज बांसुरी स्वराज को तो ऐसे उठाए फिर रहे हैं कि बांसुरी स्वराज नहीं हो गई, पहली बार की जीती हुई है, वो कहती है इन्हें बहुत मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ खड़गे जी का मजाक उड़ाते हैं। सॉरी, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका जी, सॉरी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं, और इस चर्चा में सबसे बड़ी बात की एक तरफ ये भी शकील जी के साथ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कांग्रेस को क्या मजबूरी है कि वो उनके प्रवक्ता इतनी जहरीली बातें सुनकर भी बार बार उन चैनलों पर क्यों जाते हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सोचना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को। लेकिन चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए, और बहुत ही वाजिब चर्चा और बहुत निष्पक्ष चर्चा करने की कोशिश हम करते हैं इस मंच के जरिए, और समझने की कोशिश करते हैं कि जो देश में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं नफरत की जो बू आती है, नफरत के जो विचार उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, वो आखिर क्यों हो रहे हैं। इन सब के बीच सियासत, जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। सियासत की जब बात हो रही है, चुनाव सामने, चुनाव की बात भी मैं कर रहा था, और उसमें भी खासकर जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर जो बातें हो रही हैं उसमें निर्दलीय को आप एक ही तरह के सिंबल बांट रहे हैं, वो भी एक गुट को। ये तो साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और काफी चर्चा है जम्मू कश्मीर में इस बात को लेकर। प्रशांत जी, दूसरी तरफ आप हरियाणा को देख लीजिए, जरा इन दोनों चुनावों पे आपके विचार। देखिए राजीव जी, आप इलेक्शन कमीशन का रोल देखिए, इसमें क्या है। अगर तमाम निर्दलियों को एक ही तरीके के सिंबल मिल रहे हैं जिनका एसोसिएशन एक जैसी विचारधारा से है, तो ये इलेक्शन कमीशन दे रहा है ना। इलेक्शन कमीशन किसी के इशारे पे कर रहा होगा। जब हरियाणा के चुनाव की तारीख बढ़ाई गई तो तमाम सारे बहाने बनाए गए। अब आप देखिए कि वो नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो वो हरियाणा के इलेक्शन हो रहे हैं। अब वो नवरात्र में मोदी जी का कुछ ना कुछ एक PR आएगा। हरियाणा के चुनाव में भी आप नाम वापसी आज हो गया, तो तमाम कांग्रेस के लोगों के नाम वापसी हो गए। और अभी शकील जी बता रहे थे कि कंडा के खिलाफ, गोपाल कंडा के खिलाफ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया जी। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भी बहुत सारे जो निर्दलीय खड़े हो गए थे बागी उम्मीदवार, काफी लोगों ने आज जो है वो कैंडिडेट अपना नामांकन वापस दे लिया है। तो कुछ तो मुश्किलें कांग्रेस की कम हुई है वहां पे हरियाणा में। और जो मेरा फीडबैक है, हरियाणा का चुनाव ठीक ठाक चल रहा है। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है और आपसी लड़ाई बहुत है, तो इसलिए हरियाणा के चुनाव में तो कांग्रेस कोई गलतियां ना करे अगर, तो चुनाव उनके हाथ में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे राजीव जी, वो चर्चा यही है कि आज राहुल गांधी वापस आ गए अमेरिका जी। अब आप देखिए प्लान जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो एक नई मुहिम चालू हो रही है,
ये अनफोल्ड होगा, बड़ी तेजी से ये अनफोल्ड होगा। और ये मामूली प्लान नहीं है, ये बहुत ऑर्गेनाइज, ऑर्केस्ट्रेटेड, सुनियोजित है कि एक के बाद एक नेता जहरीले बयान दे रहे हैं। ये बहुत सेंट्रलाइज, कोई इसका कहीं कोई इसको कंट्रोल कर रहा है कि आज ये बयान देगा तो कल वो बयान देगा। बयान क्या होंगे, मीडिया कौन कौन जाएगा, मीडिया में क्या चर्चा होगी इसको लेकर, ये सब पूरा सुनियोजित है। राहुल गांधी का पब्लिक इंगेजमेंट, जो मिलने जुलने का उनका तौर तरीका है, उसको सीमित करने का, क्योंकि राहुल गांधी को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जातिवाद जनगणना और 50% की आरक्षण की लिमिट बढ़ा देंगे, ये दो विमर्श जनता के बीच में बहुत गहरे जा रहे हैं। मोदी साहब के पास इसका इलाज नहीं है। और एक आखिरी बात, कल मोदी साहब की बर्थडे, जाहिर सी बात है कि तमाम सारा प्रचार सामग्रियां तैयार होंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल 4:30 बजे जा रहे हैं इस्तीफा देने, और कल दिन भर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से संबंधित खबरें होंगी, और शाम को 4:30 बजे वो इस्तीफा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि शाम का प्राइम टाइम हम लोगों की चर्चा का विषय वही होगा। तो परेशान तो है। और कांग्रेस को एक और नई मजबूती आज ये मिली है कि 3 लोकसभा और राज्यसभा की कमेटियों में कांग्रेस को सदारत मिल गई, अध्यक्षता मिल गई, विदेश मंत्रालय कमेटी में, कृषि मंत्रालय में और रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में। अब इन 3 संसदीय कमेटी की अध्यक्षता की वजह से कांग्रेस पार्लियामेंट के काम काज में और मजबूती से आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये कि अभी राहुल गांधी विदेश में से आ गए हैं, देखना है अगले 24-26 घंटे में कोई और नए बयान क्या आते, क्योंकि कोई पुलिस इन नेताओं के तालिबानी बयान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, ना इनको बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जाएगा, जैसे कंगना रनावत को बुला के डांट दिया गया। कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये उन्हीं की तरफ से हो रहा है। और मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कल कोई और इससे भी ज्यादा जहरीला बयान बीजेपी का नेता राहुल गांधी के खिलाफ दे। वो एक लिंच मॉब तैयार करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि राहुल गांधी मिलना जुलना बंद करे लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस बीच जब वो सवाल मैं उठा रहा था कि आखिर एफआईआर दर्ज कराने कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं गई, उसी वक्त अभी से ठीक 15 मिनट पहले कांग्रेस महाराष्ट्र नाना पटोले की जो टीम है वो पहुंची और उसने अभी एफआईआर की मांग की है थाने में पहुंच के। और कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, एक वीडियो जारी करते हुए, और उस ट्वीट में कांग्रेस का लिखना है कि शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी पर बेहद विवादित टिप्पणी की है। आज आईएनसी महाराष्ट्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुल्ढाना पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिवसेना शिंदे विधायक पर एफआईआर की मांग की। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोषी पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बुल्ढाना पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने एफआईआर की मांग की है। और ये विजुअल देखिए, इस विजुअल में, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये बुल्ढाना पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी पर बेहद विवादित टिप्पणी की है और इसीलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बुल्ढाना पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिवसेना शिंदे गुट का विधायक संजय गायकवाड़ उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जीभ काट कर ले आइए, 11 लाख रुपए हम आपको देंगे। मामला ये है। तो कैसे लिंच मॉब तैयार किया जा रहा है, कैसे यहां, और नेता विपक्ष के लिए अगर ऐसा हो रहा हो तो हम और आप तो आम जनता हैं, वो वहां तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुनील शुक्ला जी क्या कहेंगे? नहीं, ये तो कांग्रेस के लोगों को एफआईआर तो करानी ही चाहिए। ये बात सही है कि आज मुकदमा दर्ज होगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी,
लेकिन ये मुकदमा आज ही नहीं फैसला होता, या एक बार एक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और उसकी जो सुनवाई की स्थिति, आप राहुल गांधी के लोगों ने मुकदमा दर्ज करा के सदस्यता ले लिया था, तत्काल थोड़ी सुनवाई हुई थी। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है राजनीति, कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से मुकदमेबाजी करके अदालतों के सहारे कभी उनका मुकाबला करने का प्रयास नहीं किया। उनका जिससे सहमत थे उनसे वो राजनीतिक तौर पर ही निपटते रहे हो। कांग्रेस की शैली रही नहीं। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लगाई, इमरजेंसी में तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन जब चुनाव आने को हुआ सबको छोड़ दिया। आज आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एक कांग्रेस की अपनी शैली रही है, लेकिन आज की जरूरत है कि अगर आप विवादास्पद कानून के खिलाफ, एक सभ्य समाज के खिलाफ हिंसात्मक टिप्पणी आप करते हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भले पुलिस संज्ञान न लेती हो, भले वह दल विशेष अपने सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई न करता हो, लेकिन कांग्रेस के लोगों को जाकर के इसमें निश्चित रूप से अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने की आवश्यकता है। बावजूद इसके मेरा अपना मानना यह है कि इस तरह के बयानों से राहुल गांधी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी ने एक माहौल तैयार किया है, इस तरह के बयानों से वह माहौल और तेज होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के भेदभाव के खिलाफ, घृणा के खिलाफ जो राजनीति बनती जा रही है और जिसके नायक राहुल गांधी बन के उभरे हैं, वह ऐसे बयानों को लेकर के उसकी प्रतिक्रिया गंभीर होगी बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के पास आज कोई जवाब नहीं है। ये बयान दे करके क्या आप हरियाणा में अपनी चुनौतियों को कम कर लेंगे? इस तरह के बयान दे करके आप जम्मू कश्मीर में अपने समर्थन को ठीक ठाक कर लेंगे? इस तरह के बयान दे करके राहुल गांधी के जीप कटवा करके आप कहेंगे कि यानी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी? वो कौन सा समाज है? एक मुट्ठी भर लोग होते हैं जो इन बयानों से हो सकता है कि उनका मनोबल बढ़ता हो या उनके अंदर एक अलग तरह की राजनीतिक चेतना आती हो। समाज, सिविल सोसाइटी इस तरह के बयानों को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं की है, न करेगी भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी में बेचैनी है। बीजेपी अपने जन समर्थन को बचाए रखने का प्रयास कर रही है। ऐसे बयान हो क्यों रहे हैं? अब बीजेपी को यह चिंता सताने लगी है कि जो उसका समर्थक वर्ग है, जो लंबे समय से उसके साथ लगा रहा है, वह कहीं उसको छोड़ के न चला जाए। ऐसे लोगों के लिए इस तरह का बयान है ये। आम व्यक्तियों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस को इससे गंभीरता से लेना चाहिए। आपने एक सवाल किया था कि मीडिया की भूमिका क्या रही है। मीडिया तो क्रेडिबिलिटी अपनी खो चुका है इस देश में। आज वैकल्पिक मीडिया की जो विश्वसनीयता बढ़ी है, क्यों बढ़ गई? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उसने इस तरह के बयानों का, इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों का संज्ञान ही नहीं लिया। जो वह टूल बनता चला गया। जो उसको टिप्पणी करनी चाहिए थी, जो इस तरीके से इसको इन तरह के बयानों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, वो खड़ी ही नहीं हुई, बल्कि उनके संरक्षण में, उनके समर्थन में खड़ी दिखाई पड़ी। तो यह दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के इतने सालों के बाद भी मीडिया को लेकर के लोगों में तरह तरह के सवाल पैदा हो गए। लेकिन यह और यही वजह है कि लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दिया। अब स्थिति हो गई कि मेन स्ट्रीम मीडिया को बात करने वाला कोई नहीं है। लोग बड़े शौक से बताते हैं कि मैंने चैनल देखना बंद कर दिया, मैंने ये देखना बंद कर दिया, हमने अखबार पढ़ना बंद कर दिया। मैंने ये लोग कहने में इस बात का गौरव महसूस करने लगे। यह स्थितियां उसी तरफ ले जा रहे हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं। अगर मीडिया अपनी बात को लगातार कहता रहता तो कम से कम ये जो स्थिति आज हालत बन गई है वो नहीं होती। सरकार से सवाल करना ही मीडिया का काम है। सरकार किसी की भी हो, किसी की सरकार हो, कहीं भी हो, किसी दौर में हो, उस सरकार से सवाल करना आपका धर्म बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इस जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार के खिलाफ मीडिया अपनी इस भूमिका को अदा करती हुई दिखाई नहीं पड़ी। और यही वजह है कि वह लोगों के आक्रोश की शिकार है, लोगों की अविश्वसनीयता की शिकार है। लोग उसके खिलाफ खड़े होते चले जा रहे हैं। और जो वैकल्पिक मीडिया है उसकी ताकत बढ़ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। लोग उन्हीं को सुन रहे हैं, उन्हीं को समझ रहे हैं। बिल्कुल। आज लेकिन ये भी ये स्थिति बन गई कि मेन स्ट्रीम मीडिया जब कोई बात कहता भी है तो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो अपने तरीके से जो अलग वैकल्पिक माध्यम उनके पास है उसे क्रॉस चेक हो रहा है और दिन प्रतिदिन विश्वसनीयता घटती चली जा रही है। व्यक्तियों ने, संस्थानों ने
मीडिया संस्थान, मीडिया एक संस्था की कीमत पर जो अपने पूंजी जुटाने की कोशिश की है, सबसे बड़ा घातक यह है। मीडिया बची, आप निजी तौर पर कुछ भी हो जाइए, किसी का समर्थक हो जाइए, किसी के विरोधी हो जाइए, किसी पार्टी में आप शामिल हो जाइए, लेकिन एक संस्था की कीमत पर, एक लोकतंत्र की एक मजबूत संस्था रही है, उसकी कीमत पर लोगों ने लाभ कमाने की कोशिश की, और ये चिंताजनक रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत चिंताजनक है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है, मीडिया के लोगों को भी और राजनीतिक दलों को भी। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं प्रकाश जी आपके पास। क्या कुछ देखते हैं आप, खासकर जब राज्यों में चुनाव हैं और चुनाव अभी लगातार हैं, ऐसे में जो हमलावर वाली बात होती है, सीधे हमला, वो भी कहीं ना कहीं जान से मारने की बात जब होती है, तो क्या ऐसी घटनाओं पर और सरकार की चुप्पी, ये बहुत सारी बातें जिसके तार को अगर जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं एक नफरत का माहौल है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नफरत के सारे पिलर को बिल्कुल ध्वस्त कर दीजिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन उसकी शुरुआत तो आपको खुद करनी होगी ना। और ऐसे में क्या 100 दिन जब हो गए, इन 100 दिनों में क्या कुछ पाया है नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी ने जो पाया है वो सरकार गिरने का डर पाया है। 100 दिन में इस बात का एहसास हो चुका है प्रधानमंत्री को कि उनकी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली है नहीं। जिस तरह संसदीय समितियों में कांग्रेस के लोगों को महत्व मिल रहा है, जाहिर है उनकी आवाज ज्यादा तेजी से बुलंद होगी, और ये सब चीजें बीजेपी के लिए हितकारी नहीं है। और देखिए कहां चले गए प्रधानमंत्री अपने 100 दिन होने के उपलक्ष्य में जन्मदिन पे, कहां चले गए? अपने गृह राज्य में। वो 3 दिन से क्या कर रहे हैं? वही कार्य जो बच्चे करते हैं, नया पटाखा, नई ड्रेस, नए जूते। तो नई योजना का उद्घाटन, कहीं नई मेट्रो का उद्घाटन, बच्चों से घूमना, कोई भी नई योजना, नया विजन प्रधानमंत्री ने 100 दिन में नहीं पेश किया। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 100 दिन में क्या कुछ होगा, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ आगे होने जा रहा है, इन सब पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन 2 राज्यों के चुनाव और इन दोनों राज्यों के चुनावों पर भी निगाहें हैं और ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। और उसके अलावा देश की गतिविधियां, जो सियासी गतिविधियां हैं, उस पर पैनी निगाह हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी रखते हैं और आप सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सुनील शुक्ला जी, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बात, अपने विचार पहुंचाने के लिए। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असलम चिश्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवानी सचदेव हमारे साथ हैं, अनन्या हमारे साथ हैं, जितेंद्र जी हमारे साथ हैं और ताहा यासीन भी हैं। असलम जी लिख रहे हैं कि डीबी लाइव चैनल के पत्रकारों में मैंने एक खूबी देखी है कि सरकार किसी की भी हो, कहीं भी हो, सारे पत्रकार निडर होकर सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, इसे कहते हैं देशभक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका। और शिवानी जी और सुखू गोप लिखते हैं सही गलत समझ नहीं पा रहे हैं मीडिया वाले, तो दूसरा कार्य करना चाहिए। और हिरजी पटेल भी हमारे साथ हैं, जय सियाराम जय हनुमान भी हैं, लिख रहे हैं कि स्वयं कांग्रेस पार्टी के कुछ एक भ्रष्ट नेता राहुल गांधी का सफाया करना चाहते हैं। सभी भारतवासियों को FIR दर्ज करवानी होगी, अन्यथा भुगतने को तैयार रहें आप पैनलिस्ट स्वयं। और रुद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। जसवीर सिंह साहब लिख रहे हैं आज की चर्चा तो बहुत ही कमाल, मज़ा आ गया। राजीव जी आपको सलाम, आपको भी सलाम करता हूं जसवीर जी, जसवीर सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हरोल अलमेदा साहब भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। माही यादव जी हैं हमारे साथ में, संतोष कुमार हमारे साथ हैं, मुकीम सिद्दीकी रजवी साहब हैं, पोंगो स्टार ब्रदर्स ब्लॉग भी हमारे साथ हैं और हरोल अलमेदा गुड नाइट। निकुंज